हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल मोदी जी की जीत के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने आप लोगों को अवेयर किया था कि ये जो 2 दिन थे जो लास्ट गए हैं, जिनमें एक दिन मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर था और एक दिन मार्केट 2000 पॉइंट डाउन था। इन दोनों दिनों में जो खास करके रिटेलर्स हैं, मार्केट में न्यू है, ट्रेडिंग सेटअप उनका कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी थी। ये वाली बात मैंने अपने एक शॉर्ट में आप लोगों को बताई थी कि इस दिन करोड़पति केवल और केवल बड़े लोग बनेंगे, क्योंकि उनको सही स्ट्रैटेजी पता होती है, उनको पहले से सब चीज़ों का आभास होता है, वो अच्छे ट्रेड्स ले जाते हैं, पैसा कमा जाते हैं। और हम जैसे लोग जो छोटा लालच करते हैं ना, वो यहाँ पे जाके फंस जाएंगे। तो कल के मार्केट से एक चीज़ तो साफ हो गई है कि जो लोग 15 दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं, जिनका मार्केट एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, जो मार्केट में आते ही अपने आप को बहुत 30 मार खां समझते हैं, उनको लगता है कि वो अच्छे से मार्केट प्ले करना जानते हैं और बहुत अच्छा पैसा जल्दी कमा लेंगे, कल का मार्केट उन लोगों के लिए काफ़ी दर्दनाक साबित हुआ होगा डेफिनेटली। तो आज मैं अपने उन व्यूअर्स को जो नए हैं और मार्केट को अच्छे से सीखना समझना चाहते हैं, उन लोगों को कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगी जो कि मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज़ करती हूँ, जिस वजह से मैं हर बुरे से बुरे मार्केट में टिक पाती हूँ, हर बुरे से बुरे मार्केट से प्रॉफिट कमा के ले जाती हूँ और किसी भी बुरे या किसी भी अच्छे मार्केट में रॉन्ग डिसीजन लेने से बच जाती हूँ। हर साल अपने आप को एक जगह पे एक जगह पे खड़ा किए रखती हूँ। वो सारे गोल्डन रूल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ही उम्दा और बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंटेंट मिलने वाला है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ रूल नंबर 1। मैं ऑलवेज मेरे 50 लाख के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट 5 लाख रुपया कैश ऑलवेज मैं होल्ड पे रखती हूँ। किसी भी तरह की इमरजेंसी, किसी भी तरह का डाउन ट्रेंड में एवरेज करने के लिए, किसी भी तरह की इमरजेंसी में एवरेज करने के लिए, या कोई अच्छे शेयर में कोई भी किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी आती है तो उस पैसे को मैं वहाँ पे लगाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए ऑलवेज जितना भी मेरे पास पैसा हो, जितना भी मेरा टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है ना, उस पैसे का 10% हिस्सा उस पोर्टफोलियो वैल्यू का मैं ऑलवेज एक कहते हैं ना कि स्टैंड बाय कंडीशन में रखती हूँ। उसको मैं मार्केट में लगाती नहीं हूँ। वो मेरे पास कैश पोजीशन हमेशा बनी रहती है, लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। नहीं पता कब किस वजह से मार्केट में गिरावट आए और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए मैं ऑलवेज 5 लाख रुपये कैश, मतलब जब से मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख का हुआ है तब से 5 लाख रुपये कैश रखती हूँ। और अब देखो कि बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाली है मार्केट में अगले 2, 3, 4 दिन। बहुत अच्छा बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत जल्दी खरीदारी करने की कोशिश ना करें। बहुत अच्छे शेयर्स में बहुत अच्छे डीप डिस्काउंट्स मिले हैं हम लोगों को और मिलेंगे, लेकिन अगर आपको अपनी समझ नहीं है, मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है अच्छी कंपनीज की पहचान करना, है ना। मेरा एक्सपीरियंस जितना है तो मैं थोड़ा बहुत अच्छी कंपनीज, एटलीस्ट गुड फंडामेंटल्स वाली कंपनीज की पहचान में कर लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करना चाहूँगी कि चाहे जितना पॉजिटिव माहौल हो, बिना सपोर्ट के बाइंग्स नहीं करनी चाहिए। और ये इस वाले मार्केट में बहुत क्लियर हो गया। बहुत सारे स्टॉक्स भागे जा रहे थे। मतलब पिछले पूरे 1 महीने में वो स्टॉक कम से कम 50% 40% की ग्रोथ उन्होंने दे दी थी। लेकिन वो मुझे भी दिख रहा था कि ये स्टॉक यहाँ तक जाने वाला है, लेकिन उन सारे स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल्स काफ़ी नीचे थे। सपोर्ट लेवल्स पे बाइंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर मार्केट में किसी तरह का सेलिंग प्रेशर आता है, तो अगर आपने बहुत ऊपर पे बाइंग की है और सेलिंग प्रेशर आता है, तो वो शेयर एटलीस्ट अपने वो जो कहते हैं ना, जो सपोर्ट लेवल होता है उसको ज़रूर टच करके आता है। जो जब भी मार्केट पे सेलर्स हावी होते हैं तो वो उसको अपने सपोर्ट लेवल तक ज़रूर लेके सेलिंग कराते हैं। और ऐसा मेरे साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉल में हुआ था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने फर्स्ट एंट्री 180 के सपोर्ट के साथ की थी और सेकंड एंट्री 220 के सपोर्ट के साथ की थी। और इसके बाद मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री कर लें क्या, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री कर लें क्या। बट मुझे बहुत डर लग रहा था बिना सपोर्ट के किसी को भी ऐसे कह देना कि येस इट इज़ राइट टाइम टू एंटर इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने किसी को भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को बिना सपोर्ट के बाय करने की सलाह नहीं दी थी। हालांकि मुझे बहुत क्लियर था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
मार्केट अगर अच्छा रहा तो 340 350 का हाई ज़रूर देगा। लेकिन कल वाला मार्केट में आप देख लो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा शेयर भी 20% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसलिए आपको भी बोलती हूँ कि कोई भी ऐसा शेयर, चाहे उसमें कितनी भी पॉजिटिविटी डेवलप हो, चाहे उसमें कितनी भी तेज़ चाल हो, लेकिन बिना सपोर्ट लेवल्स के अगर कोई एंट्री की जाती है ना, तो वो आपको मुश्किल में डाल देगी। वो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर वाले मार्केट में वो शेयर वहाँ खड़ा नहीं रह पाएगा और अच्छे से अच्छा शेयर भी आपको लॉस करा देगा। थर्ड रूल पे मैं बात करना चाहूँगी। अभी फ्यू डेज बैक, ऑलमोस्ट 5-6 दिन पहले मेरे पास एक भाई का कॉल आया। उसने कहा कि मैम मेरे पास 3 लाख रुपए हैं और मैं इन 3 लाख को अगले 6 महीने में 15 लाख बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प कर दोगी? तो मैंने उसको सिंपली बोला कि अब अगर आप शेयर मार्केट में 3 लाख को 15 लाख 6 महीने में बनाने की कोशिश करेंगे तो 6 महीने में डेफिनेटली आपके ये 3 लाख रुपए हैं ना, ये 1.5 लाख रुपए रह जाएंगे। उसको मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं हुआ। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो मैंने उसको एक स्मूथ एंड एक हैंडसम जवाब दिया कि देखो, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, जो ट्रस्ट वर्दी रिटर्न होता है ना, जो एक्चुअल वायबल रिटर्न होता है, वो 6 महीने में आपको 20% से ज़्यादा मान के नहीं चलना चाहिए। 20% भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। आपको साल भर में आपको एक श्योरिटी के साथ अगर रिटर्न चाहिए तो वो श्योरिटी वाला रिटर्न होता है साल भर में 20 से 25% के आसपास, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करके शेयर मार्केट में आएंगे, अगर आपको लगता है, देखो बहुत ही शार्प प्लेयर आप जब तक नहीं हैं, आप वो जो पैसा लेके शेयर मार्केट में आएंगे ना, उल्टे सीधे भागते हुए शेयर में लगा देंगे और अगले 1-1.5 साल के लिए आप वहाँ से प्रॉफिट कमाना तो छोड़ो, आप वहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, मार्केट की समझ है, तो मैं कह सकती हूँ कि मार्केट से 30 से 40% का सालाना रिटर्न आप बहुत ही श्योरिटी और कंफर्मेशन के साथ निकाल सकते हैं। मार्केट अगर अच्छा रहा है तो आप अपने पोर्टफोलियो पे और भी ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। देखिए, हो सकता है आपको किसी शेयर पे इस वक्त 100% का और 200% का प्रॉफिट दिखा रहा हो, बट प्रॉफिट देखना और प्रॉफिट घर लेके जाना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। बहुत सारे लोगों ने, मैं इस वक्त लोगों के पोर्टफोलियोज विजिट कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे शेयर्स को बहुत नीचे पे बाय किया हुआ है, लेकिन वो उन प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत क्या होती है कि अगर आप बुक नहीं कर पाए तो वो प्रॉफिट्स आपके पास भी नहीं आएंगे, वो प्रॉफिट्स मार्केट में ही रह जाएंगे, वो शेयर फिर से नीचे आएगा। तो इसलिए अगर आपको मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि जो शेयर बहुत ज़्यादा चल चुका है, XYZ शेयर, लेट सपोज कोई शेयर इस वक्त 400 रुपये दिखा रहा है और आपने उस शेयर जो कि पिछले साल में 50 रुपये से 400 रुपये हुआ है, तो अब उस नेक्स्ट ईयर उस शेयर के 400 रुपये से 2,500 रुपये होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। वो शेयर आपको 400 से 450 और 500 तो जाके दिखा देगा, लेकिन आप सोचो कि जिस तरह से पिछले साल उसने रैली दी है कि वो 50 रुपये से और 400 रुपये हुआ है, वो इस साल भी 400 से 2,500 हो जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ केवल और केवल नए आने वाले लोग ट्रैप होंगे जो उस शेयर को 400 और 450 रुपये पे खरीदेंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी, अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले एक पर्सन का कॉल आया जिनका मंथली सैलरी 20,000 रुपये थी और उस पर्सन के खर्चे 30,000 रुपये हो चुके हैं। वो पर्सन ने लोन लिया। आप सोचो, एक तो उनकी सैलरी उनके खर्चों से बहुत ही कम है और दूसरी कंडीशन में वो लोन लेके शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि उन्हें शेयर मार्केट में पैसा लगाना है और अच्छा रिटर्न चाहिए। मैंने कहा देखिए, अच्छा रिटर्न आप मान के चल रहे हो तो वो साल का 20%, जिस तरह की जो आप कैपिटल लगाने जा रहे हो ना, उस कैपिटल पे अगर आप साल का 20% से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने ट्रेडिंग करने की कोशिश की तो पॉसिबली आपका सारा पैसा भी खत्म हो जाएगा और आपके हाथ ना तो ये लोन वाला पैसा रहेगा, इसकी किश्तें आपकी अलग से जाएंगी। इस तरह के लोग जो लोन लेके शेयर मार्केट में बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, ये जो कल परसों वाला मार्केट था ना, उनको हमेशा याद रहेगा। जिस भी पर्सन ने लोन का पैसा कल वाले और परसों वाले मार्केट में लगाया है ना, उसको अपनी ये गलती हमेशा याद रहेगी। वो कभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा, वो बहुत बड़े बड़े लॉसेस लेके इस वक्त बैठा होगा।
एनीवेज उनको तो मैंने बचा लिया था, उनको मैंने अच्छे से समझा दिया था कि अभी मार्केट लेने के हिसाब से सही नहीं है, मार्केट बहुत ही रिस्की है। अनटिल अनलेस आप रिस्की प्लेयर नहीं हैं, आपके पास रिस्क को बेयर करने की क्षमता नहीं है, आपको रिस्की मार्केट में प्ले नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे लोग जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है वो रिस्क ले सकते हैं, तो वो सेम मतलब अप्लाई होता है, हायर रिस्क हायर रिटर्न। अगर आपको हायर रिटर्न की चाहत है तो आपके पास रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और लोन का पैसा रिस्क बेयर करने के हिसाब से 0% कैपेसिटी होती है उसकी। अगर 1% को वो शेयर आपका नहीं चला, आपको नुकसान हो गया, वो शेयर 1-1.5 साल के लिए नहीं चला, ट्रैप हो गया, तो आपको 2 गुना नुकसान होगा। एक तो आपकी कैपिटल पे कुछ इनकम नहीं होगी, सेकंड चीज़ आपको उस लोन पे जो ब्याज और किस्तें भरवानी पड़ेंगी वो अलग आपकी परेशानी रह जाएगी। मेंटल लॉस अलग होगा, इमोशनल लॉस अलग होगा। इसमें बात करना चाहूँगी कि मैं हमेशा स्टैगर्ड मैनर में बाइंग को प्रायोरिटी देती हूँ। कभी भी मार्केट में कैसी भी बुरी कंडीशन पैदा हो सकती है और उसके चलते आपके अच्छे से अच्छे शेयर हो सकता है कि वो ना चलें या वो थोड़ा रुक जाएं या नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे में आपको कभी भी एक साथ सारा पैसा एक शेयर कभी भी एक साथ सारा पैसा बड़ा पैसा एक साथ एक शेयर में नहीं लगाना। स्टैगर्ड मैनर में की हुई बाइंग आपको ऑलवेज हेल्प करेगी। कुछ पैसा आपको एवरेजिंग के लिए ऑलवेज बचा के रखना है। नहीं पता होता मार्केट में कैसी कंडीशन क्रिएट होती है और आपको कब उस शेयर में एवरेज करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऑलमोस्ट 50% पैसा आपका ऑलवेज उस शेयर के लिए एवरेजिंग के लिए बचा के आपको रखना चाहिए। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक कॉल भी आया था जिसमें एक पर्सन ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनको कोई ऐसा शेयर बता सकती हूँ कि जिसमें 50% अपसाइड का पोटेंशियल हो अगले 2 से 3 महीने में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपको कोई इस तरह के फॉल्स प्रॉमिसेस करता है कि 1 महीने में वो आपका पैसा डबल करने की प्रॉमिस आपको करता है, तो वो बहुत ही बड़े बड़े फॉल्स प्रॉमिसेस होंगे। वो आपको कहीं उल्टे सीधे किसी शेयर में फंसा के चला जाएगा। आपको अगर शेयर मार्केट से 50% और 100% का रिटर्न चाहिए ना, तो आपका मिनिमम व्यू उस शेयर में 6 मंथ्स रुकने का होना ही चाहिए। 6 मंथ से लेके 1-1.5 साल का अगर आपका व्यू है तो डेफिनेटली आपको एक शेयर में 50% और 100% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। जिस तरह का मार्केट आजकल चल रहा है तो वो आपके बाइंग सेंटिमेंट को हेल्प तो करेगा, लेकिन वो शेयर कौन सा है जिसमें आपको 50 और 100% का पोटेंशियल है, ये देखने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस, आपके पास एक मार्केट लर्निंग, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की आपको समझ होनी चाहिए। की चाहत है कि आप किसी शेयर में जो इस वक्त बहुत भाग रहा है और आप उसमें बहुत सारा पैसा लगा दें और आपको एक ही महीने में वो शेयर 50% का रिटर्न दे देगा, तो आपकी ये चाहत आपको मुश्किलों में डाल सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना श्योरिटी के साथ कोई भी प्ले करता है कि उसको ये पक्का ही पता हो कि ये शेयर 1 महीने में इतना जाएगा ही जाएगा। शेयर मार्केट स्पेकुलेशन पे काम करता है और रिस्क पे काम करता है। कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने पड़ते हैं। जितना रिस्क आप लेते हो उसी के अगेंस्ट आपकी इनकम हो जाती है। मतलब कि रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिटर्न्स। आप जितना ज़्यादा आप रिस्क बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका रिटर्न्स बढ़ता जाएगा। तो अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है तो आप अपने रिटर्न्स की चाहत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिस्क उठाने की, मतलब लेट सपोज अगर आपको वो कैपिटल होल्ड करना पड़ जाए अगले 1 साल और वो क्षमता आपके पास है नहीं, उस केस में आप पॉसिबली या तो लॉस बुक करेंगे, मेंटल लॉस करेंगे, इमोशनल लॉस करेंगे, या फिर शेयर मार्केट से को टाटा बाय बाय कहने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखी गई है ना, वो डिफेंस के स्टॉक्स में और रेलवे के स्टॉक्स में, और यही दो सेक्टर्स थे जिनमें पिछले साल एकदम तूफानी तेज़ी थी, एकदम पागलपंती वाला माहौल था। कंपनीज के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितने तेज़ी से ये शेयर चले हैं। तो इतनी सारी नेगेटिविटी इकट्ठी हो रखी है इस वक्त मार्केट में। मेरा जो रूल है वो ये रहेगा कि देखो, कल इन 2 सेक्टर्स में जो गिरावट थी, लेट सपोज मैंने ऐसे पोर्टफोलियोज भी देखे हैं जिनके पास केवल और केवल डिफेंस का और रेलवे का स्टॉक था, तो डेफिनेटली उन्होंने 2023-24 में बहुत कमाया होगा। लेकिन कल जब इन स्टॉक्स में 20-20% के सर्किट लगे थे और 20-20% ये शेयर गिरे थे, तो सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं लोगों को हुआ होगा, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो की बहुत बुरी हालत हो गई होगी। एक ही दिन में इनका 40% पैसा साफ हो गया होगा। आप सोचो,
जो पूरे साल भर में इन्होंने 200% पैसा कमाया है, वो एक ही दिन में 40% पैसा साफ हो गया। तो आप ये मान के चलो कि जिन सेक्टर्स में तूफानी तेजी रहती है ना, गिरावट आने पे उन सेक्टर्स में गिरावट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोजर आपको 10 अलग अलग सेक्टर्स की तरफ रखना चाहिए। कल बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे स्टीप गिरावट नहीं थी, वहाँ पे केवल 2-3% की गिरावट थी, जबकि रेलवे और ये खास करके डिफेंस के स्टॉक्स में सीधा 20-20% का सर्किट लगा हुआ था। एक दिन में 20% पैसा लोगों का साफ हो गया था। मार्केट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देने की शक्ति है, तो उसी शक्ति से वो पैसा वापस आपसे छीनने की शक्ति भी है। तो बेटर साइड पे रहने के लिए, एक कंफर्टेबल पोजीशन में हमेशा बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 10 सेक्टर की 10 कंपनियां होनी चाहिए। मैं यही कोशिश करती हूँ अपने पोर्टफोलियो में कि मेरे पूरे पोर्टफोलियो का एक्सपोजर अलग अलग 10 सेक्टर्स के लिए हो, और उन 10 सेक्टर्स की जो मुझे टॉप परफॉर्मर लगती है उस साल, उस सेक्टर की वो कंपनी में उठाने की कोशिश करती हूँ। मुझे भी पता है कि रेलवे और डिफेंस बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सेक्टर है आगे के लिए भी, और जनता को भी लुभा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह की जो कल मार्केट में हुआ, इस तरह की कंडीशन से बेटर निपटने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही मेरा पोर्टफोलियो 200% तो बढ़े, लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही दिन में वो 40% साफ हो जाए। उससे बचने के लिए मैंने कभी भी, डिफेंस हो चाहे रेलवे हो, मेरे पास दोनों स्टॉक्स हैं, लेकिन टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का 10% से ज़्यादा हिस्सा मैंने नहीं दिया। मैं हर सेक्टर को 10% पैसा अलोकेट करती हूँ। लेट से 5 लाख मेरा रेलवे में लगा है, 5 लाख डिफेंस में लगा है, 5 लाख फाइनेंस में लगा है, 5 लाख बैंकिंग में लगा है, और बैंकिंग से मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। मैंने आपको कल के शॉर्ट्स में बता दिया था कि इस वाले 2024 में मुझे जो 10 अट्रैक्टिव सेक्टर लगते हैं, उन 10 अट्रैक्टिव सेक्टर्स में से 5 से 6 सेक्टर्स में मैं इस वक्त फ़िलहाल एंटर कर चुकी हूँ। पूरे अप्रैल और मई में मैंने एंट्री की थी और बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे मैं एंटर्ड हूँ। एवरेज मैंने किया था जो भी कर रखा था, और फिलहाल मैं अपने उन सेक्टर्स और उन शेयर्स के साथ बनी रहूँगी। बहुत ही अच्छे मुझे लगता है कि मुझे अच्छा रिटर्न्स 2024 में उनसे मिलेगा। बाकी मेरा बैंकिंग, आईटी और एक और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक शेयर है, ये 3 शेयर मुझे जून के लास्ट तक में लेने हैं। फिलहाल बाकी सारे सेक्टर्स में एंटर्ड हूँ। अपना सारा मेटल मैं निकाल चुकी हूँ। मेरे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड था, जब मैंने उसको सेल किया था उससे नेक्स्ट डे पोर्टफोलियो रिव्यू वाले में मैंने बता दिया था कि मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 172-173 के आसपास प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ। सारा मेटल, इस वक्त कोई भी मेटल मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब मुझे मेटल के शेयर्स में थोड़ा डर लगने लगा है। मुझे मेटल से अट्रैक्टिव दूसरे शेयर्स लगने लगे हैं, और पॉसिबली एक PSU स्टॉक में भी मैं इन दिनों में जल्दी एंट्री करूँगी। वीक के जो पोर्टफोलियो रिव्यू वाला मेरा वीडियो होगा, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैं किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।